नमस्कार, कैसे आप सभी। मध्य प्रदेश के सभी छात्र, उम्मीद है कि आप सभी तैयार हो चुके होंगे जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए, जो कि कल होना सुनिश्चित है। और मेरे ध्यान से उतर गया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल ही है और मैं 2019 का भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाया था। किसी बच्चे का मैसेज अभी आया, तब मुझे ख्याल आया कि आप लोग का एग्ज़ाम है कल, तो 2019 का पेपर अभी सॉल्व कराना रह गया था। आज की इस वीडियो में आप लोग को जल्दी में 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 2019 में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा है कि आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। ये किस में होता है? अलैंगिक जनन में उत्पन्न होता है। सब कुछ याद करते चलेंगे। किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होता है? अलैंगिक जनन में क्लोन उत्पन्न होता है। ड्रोसोफिला और मेलानोगास्टर पर किसने काम किया था? मॉर्गन ने काम किया था। देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही रिपीटेड हैं। पिछले बार वाले में भी आपको ये मिला था। पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से क्या है? तो एकल कोशिका प्रोटीन स्पाइरुलिना या क्लोरेला भी कह सकते हैं, या आप अगर ऐसे लिखना चाहें एकल कोशिका प्रोटीन तब भी सही है। एकल कोशिका प्रोटीन तब भी सही है। और एग्जाम्पल लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। SCP क्लियर है बात है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो जो ऐसे विषाणु जो जीवाणु पर संक्रमण करते हैं उन्हें हम कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज क्या कहलाता है? देखिए, ये बीजांड है, तो बीजांड के अंतर्गत समस्त आता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण कहलाते हैं। ये क्या है? अध्यावरण। और जो बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है बीजांडकाय, न्यूसेलस। बीजांडकाय। तो अध्यावरण से घिरा हुआ कौन सा भाग है? ये बीजांडकाय। ऑप्शन क्या सही जाएगा? बी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता के कारण होता है? तो आपको पता ही है, डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, अधिकता के कारण होता है। कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण। कवक और उच्च पौधों की जड़ों में जो पाया जाता है कवक, उससे संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्लियर है। एक और याद रखिएगा, लेग्यूम पौधों में राइजोबियम पाया जाता है। ये भी खूब पूछा जाता है, राइजोबियम जीवाणु। इंसुलिन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? देखिए, इंसुलिन के यहाँ पर सही तरीके से नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर प्राक इंसुलिन लिखा होता है, प्रो इंसुलिन, तब कहते हैं कि प्रो इंसुलिन में होता है 3, लेकिन सिर्फ इंसुलिन दिया गया है तो कहेंगे मैच्योर इंसुलिन है, परिपक्व इंसुलिन। 2 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। अल्फा ए और बी पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु। देखिए, स्वतंत्र जीवी पूछा गया है, मुक्त जीवी जो किसी के साथ सहजीवी संबंध नहीं दर्शाता, वो है एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पेनिसिलिन में अलैंगिक प्रजनन किस पद्धति से होता था? अभी पिछली बार आया था क्वेश्चन, किससे होता है? कोनिडिया। बताए थे ना पिछली बार, ऑप्शन में आया था कोनिडिया। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? वाई क्रोमोसोम के कारण मानव में लिंग निर्धारण होता है। ये भी शायद पिछली बार आया था। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन से ईस्ट का प्रयोग? तो इसका आंसर सही होगा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, डीएनए अणु को काटने वाला एंजाइम बताइए। न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा? न्यूक्लियेज एंजाइम। एक उदाहरण भी दे सकते हैं। न्यूक्लियेज एंजाइम में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसके बाद देखिए, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? कितने प्रतिशत ऊर्जा नष्ट हो जाती है? 90%। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तब कहते 10%। लेकिन लॉस पूछा गया है तो लॉस होता है 90%। ठीक है, केवल 10% ऊर्जा एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़ी बनाना है।
कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। वासेक्टोमी बताइए, अभी पिछली बार भी आया था, पुरुष नसबंदी कहते हैं ना इसे, पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। किससे संबंधित है? पुरुष बंध्याकरण से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक थ्योरी बहुत फेमस है, बिग बैंग थ्योरी, लगा दीजिए। स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए पर पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र, ये शब्द दिया था, इकोसिस्टम शब्द दिया था, एजी टेंसलेन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। ये खूब पूछा जा रहा है आप लोगों में, तो इसको मत छोड़िएगा। स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण क्या होता है? वह परागण जब एक ही पुष्प में उसका परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये घटना निश्चित होती है क्योंकि उनका पुष्प इस तरह से निकला ही होता है कि यह होना तय होता है। तो ये एक आसान प्रक्रिया और निश्चित घटना जिसके कारण पौधों का वंश लगातार चलता है। परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, या उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं। तो इसमें घटना निश्चित नहीं होती है, हो सकता है कि परागकण कभी कभी वर्तिकाग्र पर नहीं भी पहुँच पाते क्योंकि पुष्प खुले होते हैं। तो ये अनिश्चित प्रक्रिया होती है। और ये किस पर डिपेंड करती है? वायु के माध्यम से परागकण पहुँचता है, या जल के माध्यम से, या किसी जंतु के माध्यम से, यानी इन पर निर्भरता होती है। दूसरा, स्वपरागण में परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहना पड़ता क्योंकि एक ही पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। इनमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर होना पड़ता है। हो सकता है कि निर्भर नहीं भी होना पड़े जब द्विलिंगी पुष्प हो, लेकिन अगर एक लिंगी पुष्प जो दो अलग अलग जगह पर हैं तब इन्हें एक परागण प्रक्रिया के लिए एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर होना पड़ता है। ये आपके दो अंतर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर बताइए। बीजों में अंतर बताना है, मोनोकॉटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन में। तो मोनोकॉटिलेडॉन में देखिए मूलांकुर जो होता है, रेडिकल जिससे जड़ उत्पन्न होता है, उसके विकास से अपस्थानिक जड़ का विकास होता है। एक बीजपत्री बीज में मूलांकुर से अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट का निर्माण होता है, लेकिन द्विबीजपत्री अगर आप बीज देखें तो इनमें मूलांकुर से मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर देखिए, अंकुरण के दौरान प्रांकुर से केवल एक पत्ती निकलती है, लेकिन अंकुरण के दौरान प्रांकुर से दो प्रथम पत्तियां विकसित होती हैं। इतना सिंपल है आपका। पहला क्या है, एक बीजपत्री पौधे में मूलांकुर से कौन सा जड़ उत्पन्न होता है? अपस्थानिक जड़। और इसमें द्विबीजपत्री में मूलांकुर से कौन सा जड़ उत्पन्न होता है? मूसला जड़। इसमें प्रांकुर से केवल एक पत्ती प्रथम पत्ती उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें प्रांकुर से दो प्रथम पत्ती का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि लैब में जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराते हैं, क्या करते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का लैब में निषेचन कराते हैं, उससे बनता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज को विकसित होने जाता है 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले स्टेज जो कि भ्रूण कहलाता है। इस भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके गर्भाशय में 9 महीने तक वो पलता है और सामान्य शिशु के रूप में जन्म लेता है। उस शिशु को परकनली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो शुक्राणु व अंडाणु का इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर लैब में निषेचन कराना, भ्रूण का इन विट्रो विकास, तत्पश्चात सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित भ्रूण विकसित होकर सामान्य रूप में जन्म लेता है, वह परकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी केरल कहलाता है। इसी में क्वेश्चन पूछा गया है अथवा करके कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो आपने सामान्यतः जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एंटीबायोटिक्स लिख के दे देता है अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी हुई है। तो एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, दवा कह लीजिए, ऐसी औषधियाँ या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं अथवा रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जीवाणु अर्थात रोगाणुओं को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव से ही प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रतिजैविक कहते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन जो कि प्रथम प्रतिजैविक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक है। इसकी खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था। किससे किया था? कवक से। कौन सा कवक था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसे कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपने पढ़ा है वाहितमल उपचार में, द्वितीयक उपचार में आपने पढ़ा है कि सूक्ष्मजीवों की मदद से हम दूषित जल को साफ करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रयोग करके उस वाहितमल में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं।
तो बीओडी क्या होता है? 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को ही बीओडी कहा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं? एनर्जी फ्लो। तो देखिए कुछ नहीं है एनर्जी फ्लो में, जैसे उत्पादक हैं पेड़ पौधे, इनको कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव को कौन खाता है? मांसाहारी जीव खाते हैं। मांसाहारी जीव को कौन खाता है? सर्वाहारी जीव खाते हैं। तो क्या होता है, ये एक ऊर्जा प्रवाह है, इनकी ऊर्जा को ये ग्रहण कर लेते हैं, इनकी ऊर्जा को ये ग्रहण कर लेते हैं, इनकी ऊर्जा को ये ग्रहण कर लेते हैं, तो इसी को कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। तो पारितंत्र में जैविक कारक भोजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैविक कारक एक दूसरे से भोजन के माध्यम से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहारी जीव उत्पादकों को खाते हैं, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पारितंत्र में भोजन अर्थात ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ऊर्जा के एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण को ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया है, शुक्राणु जनन क्या है? इस प्रक्रिया के नियम में शामिल 2 हार्मोन के नाम बताने हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। कहाँ पर होता है? नर में होता है, उसके वृषण में होता है। वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। आप ये फिगर जरूर बनाइएगा, इसको आप रट लीजिए। यह आपका शुक्राणु जनन का एक कह सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू है, जिसमें आपको बताया जाता है कि शुक्रजनक जो नलिका होती है उसमें पाया जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसे कहते हैं मूल जनन कोशिका। मूल जनन कोशिका, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। तो बहुत सारे क्या बनते हैं? स्पर्मेटोगोनियम यानी शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका बनते हैं। तो कुछ शुक्राणुजन कोशिका ऐसे होती हैं, इन सभी में शुक्राणुजन या मूल जनन कोशिका, इन सभी में कौन सी डिवीजन होगा? समसूत्री विभाजन ही होता रहता है। इसी शुक्राणुजन में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट। इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में सबसे पहले क्या शुरू होता है? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में मियोटिक सेकेंड यानी अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन पूर्ण होता है, जिससे 4 बनते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, एन स्पर्मेटिड्स, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं शुक्राणु प्रसू, शुक्राणु प्रसू। शुक्राणु प्रसू में रूपांतरण होता है, जिससे बनते हैं 4 स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। बस इतनी चीज़ें हैं, अगर आप इसी से समझ ले जाते हैं तो लिखने में आसानी हो जाएगी। बस इतना आपको लिखना है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर के वृषण में संपन्न होती है। वृषण में 1 से 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस नलिका में मूल जनन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है। समसूत्री विभाजन से शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुछ शुक्राणुजन कोशिका में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, अर्धसूत्री फर्स्ट डिवीजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाता है। ऐसी कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से द्वितीयक शुक्राणु का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूर्ण होता है, जिससे 4 शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है, अगुणित शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है। शुक्राणु प्रसू रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। इसमें हार्मोन कौन से शामिल होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच सेमिनिफेरस नलिका में लीडी कोशिका पर जीएनआरएच अग्रपीयूष ग्रंथि पर एक्ट करता है। मस्तिष्क में उपस्थित एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, जिनसे 2 हार्मोन रिलीज होता है। एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच। एलएच और एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच लीडी कोशिका पर एक्ट करता है, जिससे नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन का स्राव होता है। एफएसएच किस पे कार्य करता है? सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होती हैं। 2 हार्मोन का पूछा था, 2 हार्मोन आपने जान लिया, एलएच और एफएसएच। एलएच क्या करता है? लीडी कोशिका पर कार्य करता है, जिससे एंड्रोजन का स्राव होता है।
FSH क्या करता है? FSH सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है जो शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंडजनन क्या है? अंडजनन में शामिल 2 हार्मोनों के नाम लिखिए। जैसे आपने शुक्राणु जनन के बारे में बताया वैसे ही अंडजनन के बारे में, लेकिन अंडजनन में कुछ चीज़ें सावधानीपूर्वक आपको समझनी है। जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वयस्क अवस्था में होती है, लेकिन अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। यानी जो मादा शिशु होती है, जो जब अपनी माता के गर्भ में पल रही होती है, तभी अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, अंडजनन की प्रक्रिया फीमेल्स में भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही शुरू हो जाती है, लेकिन अस्थायी तौर पर वहाँ पर कुछ स्टेज पर रुक जाती है। क्या होता है? कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी oogonia का निर्माण प्रत्येक अंडाशय, दोनों अंडाशय में कई मिलियन अंडजननी का निर्माण हो जाता है। जन्म के पश्चात अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती। जब वो मादा बड़ी हो जाती है, अंडजननी में समसूत्री नहीं, अभी भी जब गर्भावस्था में है, अंडजननी में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से बनता है प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम शुरू तो हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है लेकिन पूर्ण नहीं होता, पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाती है। बस इतना काम होता है भ्रूणीय परिवर्धन में। उसके बाद जितने भी प्राथमिक अंडक हैं सब चारों ओर से कणिकामय कोशिकाओं से घिर जाते हैं, जिससे प्राथमिक पुटक का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया के दौरान जब वो मादा बड़ी होती है, यौनारंभ तक पहुंचती है, तब जो कई मिलियन बने थे प्राथमिक अंडक, वे 60 से 80 हज़ार केवल बचते हैं। 60 से 80 हज़ार प्राथमिक पुटक का ही बचते हैं जब वो यौनारंभ तक पहुंचती है। यौनारंभ जब शुरू हो जाता है तो प्रत्येक मासिक चक्र शुरू होता है। उस दौरान क्या होता है? जो प्राथमिक पुटक बना है वो कणिकामय स्तर से और घिर जाता है, द्वितीयक पुटक बना लेता है। द्वितीयक पुटक और कणिकामय कोशिकाओं से घिर जाता है, तृतीयक पुटक बना लेता है। तृतीयक पुटक के अंदर अभी क्या है? प्राथमिक अंडक है। प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है, जिससे बनता है द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte। द्वितीयक अंडक आगुणित द्वितीयक अंडक बनता है। लेकिन द्वितीयक अंडक में भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू तो होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है, लेकिन मध्यावस्था में आकर रुक जाता है। अब द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक कब पूर्ण होता है? जब निषेचन का टाइम आता है। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है तुरंत ये विभाजित होती है। ठीक, अब इसके चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स की कवर होती है, जिससे ग्राफियन पुटक बनता है। ग्राफियन पुटक जब फटती है, हाँ ये क्वेश्चन भी देख लीजिए क्योंकि आप लोगों को पूछा जाता है अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। देखिए, ग्राफियन पुटक फटकर द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, अंडाशय से मोचित कर देता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहा जाता है। द्वितीयक अंडक अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, जब शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है, अर्थात निषेचन जैसे ही होना होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्ण हो जाता है और द्वितीयक अंडक विभाजित होकर एक बड़ा अंड कोशिका बना लेता है और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। बस इसमें भी आपके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, LH और FSH। ठीक है, LH और FSH मिलकर मासिक चक्र की शुरुआत करते हैं और LH जब सर्ज होता है यानी 14वें दिन पर जब LH बहुत पीक अवस्था में होता है तब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर उसको समझ लीजिए, जैसे आपने शुक्राणु जनन में समझा था। यहाँ पर भी देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल मूल जनन कोशिका होती है जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बनता है oogonia। ये भ्रूणीय अवस्था में ही होता है। oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है। ये प्राइमरी oocyte भी भ्रूणीय अवस्था में ही बन जाता है, लेकिन इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन शुरू तो होता है लेकिन पूर्वावस्था फर्स्ट में रुक जाता है। जब यौनारंभ शुरू होता है तब यौनारंभ के समय यह अर्धसूत्री विभाजन प्रथम पूर्ण होता है और बनता है द्वितीयक अंडक यानी सेकेंडरी oocyte और प्रथम ध्रुवीय पिंड। जब अब यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू होता है लेकिन ये मेटाफेज में अवरुद्ध हो जाता है, मेटाफेज में रुक जाता है, स्टॉप। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होगी यानी अंडाणु के अंदर जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करना जाएगा तुरंत इसका सेकंड डिवीजन पूर्ण हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और सेकंड पोलर बॉडी में। ओवम स्पर्म से फ्यूज करता है, बस वो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के 3 उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कृषि क्षेत्र में किस किस प्रकार से। जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग से हम बहुत से ऐसे फसलों का निर्माण कर सकते हैं जो सहिष्णु हों, यानी बहुत से वातावरणीय दशाओं को झेल सकने में सक्षम हो। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा ऐसी फसलों का निर्माण किया जा रहा है जो अजैविक प्रतिबलों जैसे सूखा, कोहरा, लवण, ताप इनके प्रति अधिक सहिष्णु हो, इनको झेल सकने में सक्षम हो। पीड़क प्रतिरोधी फसलों का विकास किया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। आपने देखा बीटी कॉटन, बीटी आलू, बीटी ब्रिंजाल, बीटी टोमेटो, ये सब देखा है। तो ऐसी फसलों को विकसित किया जा रहा है जिन पर पीड़कनाशियों की आवश्यकता ना रहे, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों का प्रयोग कम से कम हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें तैयार की गई हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का। इन फसलों में विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले बीटी जीन को प्रवेश कराकर इस उद्देश्य की पूर्ति की गई, जिससे ये पीड़क प्रतिरोधी बन सकें। इसी प्रकार से कवक प्रतिरोधी पौधों में काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया, जिसके कारण ये पौधे कवक प्रतिरोधी बन सकें। उच्च पोषक गुणवत्ता वाली फसलों का विकास किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जैसे गोल्डन राइस का निर्माण किया गया विटामिन ए से समृद्ध। अब बताइए, इस पे बताया था विटामिन ए नहीं, कौन सा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताइए। खाद क्या होता है, जैव उर्वरक क्या होता है। खाद किसे कहते हैं, मैन्यूर, जैसे गोबर ओबर हो गया, मलमूत्र जो भी जानवरों के हैं वो खाद का काम करते हैं। और जो जैव उर्वरक है वो सूक्ष्म जीव होता है, जीवाणु, जैसे एजोटोबैक्टर, क्या कहते हैं, राइजोबियम, ये सब सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें किसी जीवाणु का प्रयोग नहीं होता, ये तो डेड नहीं, कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स के, डंग वगैरह। तो खाद अब पूर्ण रूप से विघटित अपशिष्ट है जो मृदा में मिल जाते हैं। लेकिन जैव उर्वरक क्या है, सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा को अपनी जैविक क्रिया द्वारा पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। खाद में देखिए मृदा की उर्वरा शक्ति, वायुविकरण तथा जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। ये भी वही काम करते हैं, मृदा के संगठन को संतुलित करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। हरी खाद में फसलों के आवश्यक अनेक पोषक तत्व इसमें होते हैं। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता तब भी पड़ती है अगर हम खाद डालते हैं खेतों में, तो रासायनिक उर्वरक की उपभोग आवश्यकता तब भी पड़ती है। लेकिन जैव उर्वरक में रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। इसके द्वारा एक या कुछ उर्वरक उपलब्ध होते हैं। ये भूमि की उर्वरता बढ़ाती है, रासायनिक उर्वरता की मांग को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में कोई 3 अंतर। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला क्या होता है, आपने पढ़ा है। खाद्य जाल क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में कोई एक जीव किसी एक भोजन स्रोत पर डिपेंड नहीं करता। जैसे घास है, घास को खाएगा कीड़ा, कीड़े को खाएगा मेंढक, मेंढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज। ठीक है, घास है, इसको खाएगा मान लो चूहा, चूहे को खाएगा बिल्ली। अब देखिए यहाँ पर जो बाज है वो सांप को भी खाएगा, मेंढक को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, बिल्ली को भी खा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में कोई एक जीव किसी एक आहार पर डिपेंड नहीं करता, भिन्न भिन्न आहार का उपभोग कर सकता है। सांप यही है, सांप मेंढक को भी खा सकता है, सांप बिल्ली को भी खा सकता है, सांप चूहे को भी खा सकता है। तो कई सारे वो आहार को ग्रहण करते हैं एक जीव, तो इससे एक जाल सा बन जाता है, इसे कहते हैं खाद्य जाल। लेकिन अगर वही एक श्रृंखला जो मैंने अभी बनाई थी, क्या कि घास को खाता है चूहा, चूहे को खाता है बिल्ली, बिल्ली को खाता है बाज, तो ये सिर्फ एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल क्या है, जब इस तरह से हम पूरा पैटर्न बनाते हैं कि एक ही जीव का कई आहार श्रृंखला को दर्शाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी ना होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल बना लेती हैं। आहार श्रृंखला के इस जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, एक दिशीय प्रवाह क्या दर्शाता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक आहार या भोजन स्रोत का उपयोग करता है, लेकिन खाद्य श्रृंखला में एक जीव केवल एक आहार को, खाद्य श्रृंखला में पौधे से आरंभ होती है, इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन का स्रोत का उपयोग नहीं करता। खाद्य श्रृंखला में केवल हम एक ही जीवों को दर्शाते हैं।
तीसरा देखिए, जीव की अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की इसमें भूमिका होती है। जीवों की अनुकूलन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित नहीं करता। ठीक, सिंपल है ये। नेक्स्ट देखिए, पोषण स्तर क्या है, समझाइए। तो पोषण स्तर अभी आपको बताए हैं। देखिए, पोषण स्तर में उत्पादक हो गए, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए और तृतीयक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी जीव। द्वितीय उपभोक्ता क्या है, मांसाहारी जीव। ये क्या है, सर्वाहारी जीव। तो अब ये एक पोषण स्तर को दर्शाता है। जैसे ये क्या है, प्राथमिक पोषण स्तर, ये कहलाता है प्राथमिक पोषण स्तर। पोषण स्तर, ध्यान से समझिएगा, ये जो पोषण स्तर शब्द होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब कहीं प्राथमिक पोषण स्तर लिखा होता है तो आप लोग बिना सोचे समझे शाकाहारी जीव लगा देते हो, प्राथमिक को सोच के। लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, पोषण स्तर नहीं होता। पोषण स्तर, प्राथमिक पोषण स्तर उत्पादक होता है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषण स्तर के अंतर्गत आता है, सेकंड कैटेगरी में आ रहा है ना, द्वितीयक पोषण स्तर। ये तृतीयक पोषण स्तर, ये चतुर्थ पोषण स्तर। तो पोषण स्तर समझ में आया क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में जीवों का स्तर। तो आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषीय स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरी, तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषीय स्तर से संबंध रखते हैं। मांसाहारी जीव तीसरे पोषीय स्तर में आते हैं, तृतीयक में। यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरद या ज्याम मात्रा में बदल जाता है, जो घटकों के लिए ऊर्जा स्तर का काम करता है। प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषीय स्तर पर निर्भर करता है। यानी ये उच्च है, चतुर्थ पोषीय स्तर है, ये अपने से एक कम यानी निम्न पोषीय स्तर पर डिपेंड होता है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पहला आता है जेनेटिक कोड क्या है, इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। आनुवंशिक कोड के बारे में आपको बताएं। जेनेटिक कोड कहाँ पाए जाते हैं, mRNA पर पाए जाते हैं। किससे बने होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारकों से। कौन कौन से, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार 3-3 के रूप में। जॉर्ज गैमो का विचार था कि ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार 3-3 के रूप में कुल 64 कोडान बनाते हैं। जैसे AUG एक कोडान हो गया, UAA ये एक कोडान हो गया। तो 3-3 नाइट्रोजन क्षारों से मिलकर एक कोडान का निर्माण होता है, यानी कोडान त्रिक होते हैं। 64 प्रकार के कोडान होते हैं टोटल, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। इनमें से केवल 61 ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। 3 कोडान ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। कौन कौन से, UAA, UAG, UGA। तो आनुवंशिक कोड प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। जॉर्ज गैमो का विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इन 20 अमीनो अम्ल का कूट लेखन किस प्रकार से होता है। अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्ल के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था, जिससे 4⁴ 444 इंटू से 64 कोड का निर्माण हुआ। इससे बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे, अतः एक से अधिक कोड एक अकेले अमीनो अम्ल को कोडित करने में सक्षम होते हैं। कोडान का निर्माण मैंने बताया था आपको इस तरह से होता है। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों को इधर ऐसे रख दीजिएगा और इन्हें इस तरह से UCAG, फिर UCAG, ठीक। उसके बाद U यहाँ से, फिर C यहाँ से, फिर A यहाँ से, फिर G यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए U यहाँ से, C यहाँ से, U यहाँ से। समझ में आया कैसे बनना, U यहाँ से, C यहाँ से, C
सी यहाँ से, ठीक। इस तरह से कुल 64 कोडान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि कोडॉन त्रिक होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारों को से मिलकर बने होते हैं। जैसे AUG 3 नाइट्रोजन क्षार से, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन 3 नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। कोडॉन 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रमों से मिलकर बने होते हैं जो अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। AUG मिथियोनिन को कोड करता है, UUU फिनाइलएलानाइन को, GUG वैलिन को कोड करता है। इसमें समारंभन और समापन कोडान होते हैं जो 3 होते हैं। मैंने आपको बताया निष्क्रिय कोडान जिसे कहते हैं, टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, UAA, UAG और UGA। AUG दोहरा कार्य करता है, एक तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दीर्घीकरण का शुरुआत करता है, दूसरा ये मिथियोनिन को कोड भी करता है। कोडॉन्स असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं, यानी कोई इनमें संदिग्ध नहीं है, कोई मतलब ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी दूसरे को कोड करते हैं, नहीं। AUG है तो AUG सिर्फ किसको कोड करेगा, मिथियोनिन को ही कोड करेगा, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे मनुष्य हो, मिथियोनिन को ही कोड करेगा। डिजेनरेटिव कोडॉन, एक कोडॉन एक से अधिक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है, नहीं, उल्टा बोल दिए, एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडॉन कोड कर सकता है। तो ऐसे कोडॉन्स को अपहरासित कोडॉन या डिजेनरेटिव कोडॉन कहते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको एक से अधिक कोडॉन, इनके लिए एक से अधिक कोडॉन होते हैं, ऐसे कोडॉन को अपहरासित कोडॉन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए जैसे UUU, UUC। देखिए 2 कोडॉन हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल फिनाइलएलानाइन को कोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, DNA प्रतिकृति किसे कहते हैं, इसकी विधि बताइए। तो DNA प्रतिकृति इतना आसान नहीं होता, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। DNA रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक DNA से दूसरे DNA का बनना। फिगर कहाँ है, फिगर से मैं देख के बता दूँ आपको। चलिए फिगर नहीं दिया गया, जगह छोड़ दी है, मैं बता देता हूँ आपको। होता क्या है, एक DNA होता है, एक DNA से 2 DNA का बनना ही क्या कहलाता है, DNA रेप्लिकेशन। इसके 2 स्टैंड होते हैं, 3' 5', 5', 3'। सबसे पहले इसमें एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज इसका जो कुंडलित अवस्था है इसको आकुंडलन करता है, यानी सीधा करता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम आता है जिसे कहते हैं हेलिकेज। हेलिकेज नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ता है, जिससे ये श्रृंखला अलग हो जाती है, ये श्रृंखला अलग हो जाती है और ये श्रृंखला अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एंजाइम आता है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज जब एंजाइम आता है तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज के आने से RNA के श्रृंखला बनती है जिसे हम RNA प्राइमर कहते हैं। RNA प्राइमर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर थाइमिन है, तो यहाँ पर RNA के न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ेंगे, जैसे A है तो एडेनिन की जगह थाइमिन जुड़ना चाहिए, नहीं, यूरेसिल जुड़ेगा, थाइमिन है तो एडेनिन जुड़ेगा, RNA के प्राइमर आकर बैठते हैं। उसके बाद आता है चौथा एंजाइम जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे विषय का, वो है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। जब DNA पॉलीमरेज एंजाइम आता है तो DNA के जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वे जुड़कर क्या बना लेते हैं, DNA के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब यहाँ पर DNA के न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ेंगे। एडेनिन है, थाइमिन आएगा, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन। और यहाँ पर भी वही होगा, 5' to 3' बनेगा। थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन। इस प्रकार से देखिए 2 DNA, एक DNA ये और एक DNA ये, 2 DNA का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दो DNA का निर्माण हो जाता है, इसी को कहते हैं DNA प्रतिकृति। सारी प्रोसेस लिखी गई है, इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। समवृत्ति व समजात अंगों के उदाहरण बताइए। समवृत्ति और समजात अंग क्या होते हैं? देखिए समजात अंग पहले हम समझते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग का मतलब होता है इनकी जाति एक ही है, मतलब इनकी उत्पत्ति एक ही है। जैसे हम लोगों के हाथ का पैटर्न
चमगादड़ के पंख का पैटर्न, घोड़े की अगली टांग, शेर का अगली टांग, इन सभी की जो हड्डियों का पैटर्न है वो सेम है। तो जब इनकी उत्पत्ति यानी हड्डियों का पैटर्न सेम होता है तब इसे कहते हैं समजात अंग, लेकिन कार्य भिन्न है। जैसे चमगादड़ उड़ने में काम करता है, घोड़ा दौड़ने का काम करता है, शेर भी दौड़ने का काम करता है, हम लोग कुछ भी चीज़ों को पकड़ने या उठाने में काम करते हैं हाथ को। तो ये समजात अंग कहलाते हैं, जिनकी भ्रूणीय परिवर्धन और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होता है। कार्य भिन्न होता है, भिन्न कार्य करते हैं। कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को समवृत्ति अंग या समजात अंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य के हाथ, बिल्ली के हाथ, वेल के आगे का चप्पू, बैट यानी चमगादड़ के पंख। हम लोगों में वही हड्डियाँ देखो, एक ह्यूमरस पाया जाता है, दो इधर, यानी एक ह्यूमरस यहाँ, दो हड्डियाँ यहाँ पर होती हैं, रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। देखिए कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। वैसे ही बिल्ली की अगली टांग में भी एक पाई जाती है ह्यूमरस, दो रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। उसी तरीके से वेल्स में, उसी तरीके से चमगादड़ में। समवृत्ति अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जो दिखने में समान हो, कार्य में समान हो, लेकिन उनकी जो हड्डियों का पैटर्न है वो अलग अलग हो। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख। ठीक है, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जो देखने में समान हो, कार्य में समान हो, कार्य में समान हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति और परिवर्धन असमान होता है, हड्डियों का पैटर्न अलग होता है। ऐसे अंग समवृत्ति अंग कहलाते हैं, एनालॉगस अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यूरिया और मिनरल के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। मिलर ने यह बताने का प्रयास किया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। उन्होंने जो आदि वातावरण था, यानी जो पृथ्वी का पहले वातावरण था, जिसमें क्या पाया जाता था? अमोनिया पाया जाता था, मीथेन पाया जाता था, हाइड्रोजन पाया जाता था। उन गैसों को उन्होंने लैब में लिया और एक प्रयोग करके दिखाया कि इस प्रकार से अमीनो अम्ल बने होंगे। उन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस लिया, दूसरे फ्लास्क में उन्होंने जल को उबाला और वाटर वेपर्स को लिया, यानी H2O जल के रूप में नहीं, वाष्प के रूप में लिया। इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन्होंने इसमें बिजली गिराई। जैसे पहले वातावरण में बिजलियाँ बहुत गिरती थी, तो वैसे बिजली कंडीशन उन्होंने उत्पन्न किया। तो जब लाइटनिंग स्पार्कलिंग होती है तब इसमें रिएक्शन होता है। इसके रिएक्शन से जो भी उत्पाद बनता है उसे यू ट्यूब के नली में उन्होंने ठंडा किया और उसके पदार्थ को उन्होंने लैब में परीक्षण किया, पाया वो अमीनो अम्ल था। इस प्रकार से मिलर ने बताया कि इस प्रकार से आदि वातावरण में अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ होगा। उन्होंने अपनी गैसों में CH4, NH3 और हाइड्रोजन को किस अनुपात में लिया था? 2:1:2 के अनुपात में लिया था। सहज प्रतिरक्षा और अनुकूली प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, क्योंकि ये जन्मजात हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, किसी एक रोग के लिए विशिष्ट नहीं होती, सभी के लिए एक ही जैसा काम करती है। जैसे त्वचा किसी भी रोगाणु को अंदर आने से मना करता है, रोकता है। आंसू, लार, पेट में HCl, ये सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं, अविशिष्ट है। लेकिन अनुकूली प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, हर एक रोग के लिए अपना विशिष्ट काम करता है। जैसे कोई विषाणु आया तो उसके लिए विशिष्ट रूप से एंटीबॉडी उत्पन्न करेगा, कोई विषाणु आया तो उसके लिए अलग तरीके से अपना एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, हर एक रोग के लिए विशिष्ट होती है, एंटीबॉडी बना के काम करती है। सहज प्रतिरक्षा दो विभिन्न स्तरों, शारीरिक अवरोध और कार्यकीय अवरोध पर डिपेंड करता है। शारीरिक अवरोध में त्वचा आता है, श्लेष्मकला जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी श्वास नली में पाई जाती है, मादाओं में उसके जेनिटल ऑर्गन्स में पाया जाता है। आँख के आंसू भी शारीरिक अवरोध का कार्य करते हैं। कायिकीय अवरोध में लार में लाइसोजाइम पाया जाता है, आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है, ये काम करता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में लसिका अंग कार्य करते हैं, थाइमस प्रमुख ग्रंथि होती है इसमें, प्लीहा, टांसिल, लसिका गांठें, लासिका उतक, रुधिर, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिकाएं, ये सब मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं। सहज प्रतिरक्षा वंशांगत होती है, यानी जन्मजात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही जाएंगे, लेकिन वंशांगत ये नहीं होती। अगर हमारे पिताजी कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोरोना वायरस से मजबूती से लड़ने की क्षमता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उपार्जित नहीं होता। हर व्यक्ति में जीवन में एक बार हम किसी रोग से लड़ते हैं तो वो उसके लिए विशिष्ट बन जाता है, हर बार लड़ना पड़ेगा, ये वंशांगत नहीं होता। यह पूर्व में किसी रोग के आक्रमण से उपार्जित नहीं होता, लेकिन ये पूर्व में किसी रोग के आक्रमण से ही उपार्जित होता है। ये सीख लेता है, किसी रोग को पहचान लेता है। नेक्स्ट,
प्रतिजन क्या है, इसके सामान्य लक्षण लिखिए। प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन, कोई भी बाह्य कारक जो शरीर में रोग उत्पन्न करे। उस प्रतिजन में रासायनिक पदार्थ भी आते हैं, जीवाणु विषाणु भी आते हैं, कवक भी आते हैं। तो कोई भी पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो शरीर में क्या करें, रोग उत्पन्न करें, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। रासायनिक रूप से प्रतिजन प्रायः प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या विविध रासायनिक प्रकृति के हो सकते हैं। प्रतिजन शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी निर्माण के लिए उत्तेजित करते हैं। जब कोई भी प्रतिजन बाह्य कारक, रोगाणु, विषाणु या कोई रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है, उसको खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए। अनेक जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि होते हैं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं क्योंकि ये परपोषी जीव के शरीर या उसके बाहरी सतह पर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं और हम अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा डालते हैं। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं, उनमें आमाशय के पीएच में रहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया HIV क्या है, एड्स की रोकथाम के कोई 4 उपाय लिखिए। HIV एक वायरस है जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है लेकिन 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऐसे एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो गया, इसी का एक और भाग होता है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। यही कारण है कि इसका भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले वायरस बहुत हानिकारक होते हैं, घातक होते हैं। इसके अतिरिक्त रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी मदद से RNA से DNA निर्माण करते हैं ये परपोषी की कोशिका में। इनके बाह्य खोल P17, P24 होता है अंतःखोल। दोहरा लिपिड परत एवं ग्लाइकोप्रोटीन परत भी पाई जाती है। बाहरी ग्लाइकोप्रोटीन परत में अनेक स्पाइक्स होते हैं। आइए यहाँ पर फिगर में दिया गया है, फिगर है, सॉरी फिगर हम देना भूल गए, आप गूगल से देख लीजिएगा, उसमें फिगर आपको मिल जाएगा। बाहरी ग्लाइकोप्रोटीन परत में अनेक स्पाइक्स कांटे जैसी संरचना होती है जिससे CD4 या T4 प्रतिजनग्राही पहचानने का कार्य करती हैं। HIV वायरस सबसे पहले टी लिम्फोसाइट के सहायक टी लिम्फोसाइट को ही मारती हैं। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी HIV के कारण होता है। यह विषाणु मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत कम कर देता है या समाप्त कर देता है, जिससे मनुष्य को बहुत तरह की बीमारियां होने लगती हैं क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को ही वीक कर देता है। तो वातावरण में बहुत सारे जीवाणु विषाणु घूमते रहते हैं, कोई भी शरीर को आक्रमण कर सकते हैं। एड्स की रोकथाम किससे की जा सकती है? देखिए एड्स फैलता किससे है? शरीर का जितना भी द्रव है सभी द्रव में HIV वायरस पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति में जो संक्रमित है HIV से उसके सभी द्रव में HIV पाया जाता है, तो उसके द्रव से दूर रहें। जैसे उसके रक्त में पसीना, आंसू, लार, वीर्य, योनिस्राव, दुग्ध, इन सभी में HIV वायरस उपस्थित होता है। तो रक्त आधान के समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रक्त HIV से मुक्त हो। इंजेक्शन की सुई का प्रयोग एक ही बार करना चाहिए। लैंगिक संबंध स्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। समूह के समूह कंडोम का उपयोग करना चाहिए। जन साधारण को ध्यान में आकर्षित रखने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संकरण क्या है? संकरण के प्रकार लिखिए। तो ये जो संकरण की प्रक्रिया आती है उसे सामान्य रूप से एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ करने के लिए की जाती हैं। जैसे मेंडल ने भी किया था संकरण ही, जिसमें एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ क्रॉस कराया था, उसी को संकरण कहते हैं। जब भिन्न भिन्न आनुवंशिक रूप से, देखिए आनुवंशिक संगठन जो होता है वो भिन्न हो, उनके बीच जब हम संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, उसी को संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने क्या कहते हैं, लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया था। तो जब 2 भिन्न भिन्न आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे संकरण कहते हैं। अथवा 2 से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहा जाता है। इस विधि में आनुवंशिक संगठन में 2 या 2 से अधिक भिन्न पादप जातियों में संकरण कराया जाता है तथा इस प्रकार प्राप्त हुई नई जातियां संकर कहलाती हैं। संकरण के प्रकार में देख लीजिए, पहला आता है अंतरा किस्म संकरण यानी इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे संकरण में एक ही जाति के, देखिए एक ही जाति के 2 विभिन्न किस्मों के बीच संकरण कराया जाता है, इसे अंतःजातीय संकरण कहते हैं। दूसरा आता है अंतः किस्म संकरण। इसके अंतर्गत पौधे की समान किस्म हो, जाति भी समान हो और किस्म भी समान हो, लेकिन 2 अलग अलग जीन प्रारूप हो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम भाई कंडीशन, तब उसे हम अंतः किस्म संकरण कहते हैं।
अंतराजातीय संकरण, जिसमें क्या होता है, एक ही वंश के यानी वंश समान है, जाति भिन्न है, दो विभिन्न जातियों के मध्य संकरण कराया जाता है। अंतरावंशीय संकरण, इस प्रकार के संकरण में दो अलग अलग वंशों के पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। इसको आपको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व बताइए। जीन क्लोनिंग में हम किसी डीएनए की कॉपी अब तैयार करते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में पुनर्योगज डीएनए अणु की प्रतिलिपियां प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहलाती हैं। होता क्या है, जब हम जैव प्रौद्योगिकी कराती हैं किसी भी वांछित जीन से उसका उत्पाद प्राप्त करने के लिए, हम उस वांछित जीन को एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। अब उस प्लाज्मिड के साथ वो जुड़ा हुआ जीन सम्मिलित रूप से उस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए कहते हैं। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें कई सारी प्रतियां चाहिए, तो उसको हम किसी जीवाणु में भेजते हैं जिसमें वो अपना कार्य कर सके। इसी को कहते हैं जीन क्लोनिंग। इस क्रिया में पुनर्योगज डीएनए, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एक प्लाज्मिड डीएनए है, उस पर कोई अन्य विजातीय डीएनए लगा हुआ है जिसका हमें वांछित लक्षण चाहिए, तो वांछित लक्षण वाला जो जीन है वो जीन लगा है, एलियन जीन। तो इसके साथ ये वेक्टर जुड़ा हुआ है। इस कंप्लीट जीन डीएनए को हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, जिसको हम जीवाणु में भेजते हैं, उसके अंदर बार बार द्विगुणन कराते हैं, जिससे इसकी अनेक प्रतिलिपियां बन जाती हैं। जीन क्लोनिंग का महत्व क्या है? जीन क्लोनिंग का उपयोग बायोमेडिकल तकनीक में इंसुलिन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य जीन के कामकाज को समझने के लिए गैर कार्यात्मक जीन के पुनः संयोजन संकरण को विकसित करने के लिए किया जाता है। जीन थेरेपी में भी लागू होता है, एक विशेष जीन में उत्परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो प्लाज्मिड अभी बताए थे, गोलाकार डीएनए होता है जो कुछ जीवाणुओं में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो एक जीवाणु है, उसमें उसका गुणसूत्रीय डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है उसका गुणसूत्रीय डीएनए। तो इसके अतिरिक्त एक और डीएनए होता है गोलाकार डीएनए, इसी को कहते हैं प्लाज्मिड। कुछ ही जीवाणुओं में पाया जाता है, जैसे ई कोलाई की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, फाउंड इन सम बैक्टीरियाज। प्लाज्मिड डीएनए के छल्लेनुमा संरचना जो जीवाणु में मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाया जाता है। इनमें लैंगिक कारक, प्रतिजैविकता तथा भारी धातुओं के प्रतिरोधकता वाली जीन पाई जाती हैं, जो एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण इत्यादि के जीन होते हैं। ये जीवाणु के डीएनए के नियंत्रण बिना स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति करने में सक्षम होते हैं, यानी इस डीएनए के बिना भी वे अपना संख्या बढ़ाने में सक्षम होते हैं। प्रतिजैविकता के लिए यानी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन्स पाए जाते हैं, जिनसे एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इन्हीं के आधार पर इन्हें पहचाना भी जा सकता है। इन जीन्स को आर कारक कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकियों में पुनर्योगज डीएनए उत्पादन के लिए जो तकनीक उपयोग में लाई जाती है, उसका उद्देश्य किसी इच्छित डीएनए खंड या जीन की बहुत सी प्रतियां प्राप्त करनी होती है। साथ ही साथ इसके द्वारा उत्पादित प्रोटीन को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक की सहायता से किसी जीव के क्रोमोसोम में किसी विशेष जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे उसके लक्षण प्रकट हो सके। इस कार्य को करने के लिए किसी उपयुक्त एवं सक्षम डीएनए अणु के साथ इच्छित जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। इस तरह से हमें एक वाहक की आवश्यकता होती है, जो कि प्लाज्मिड सबसे उपयुक्त रचना के उपयोग होता है। प्लाज्मिड के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है एफ प्लाज्मिड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है प्लाज्मिड जीवाणु में। ये प्लाज्मिड जीवाणु में संयुग्मन में सहायक होता है। संयुग्मन में कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जीवाणु में संयुग्मन के समय दो विभेद का मतलब 2 प्रकार के जीवाणु पास पास आते हैं, तो इनमें से जो एफ पॉजिटिव विभेद होता है वो अपना जो एफ प्लाज्मिड है उसको एफ निगेटिव वाले विभेद में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। आर प्लाज्मिड जीवाणु को विभिन्न प्रतिजैविक प्रतिरोधी बनाता है। इसी का प्रयोग हम लोग पुनर्योगज डीएनए में करते हैं। ये प्लाज्मिड छोटे होते हैं, प्लाज्मिड में भी संयुग्मन द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित भी हो जाते हैं। कोल प्लाज्मिड, कुछ जीवाणु में कोलेसिन नामक विषैले पदार्थ उत्पादित होते हैं। कोलेसिन नामक विषैले, इसी के नाम पर रखा गया है कोल प्लाज्मिड। कोलेसिन नामक विषैले पदार्थ उत्पादित होते हैं जो अन्य जीवाणु को मार देते हैं। जीवाणु में ये गुण विशेष प्लाज्मिड के कारण होता है, जिन्हें कोल प्लाज्मिड कहते हैं। कोल कारक भी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, मानव वृषण के अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है मानव वृषण का अनुप्रस्थ काट। थोड़ा टफ है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये ऐसी संरचना बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
आपको सबसे पहले इनका निर्माण करना है। ये होते हैं वृषणीय पिंडक, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। 200 से 250 होते हैं, लेकिन आप इतना बना नहीं पाओगे, यहाँ पर 200 से 250 बना नहीं पाओगे, तो आप 5 से 6 बना देना। इसके अंदर ये होती हैं बहुत ही संघनित, अति संघनित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी शुक्रजन नलिकाएँ होती हैं ढेर सारी। हर पृष्ठीय पिंडक में 1 से 3 होती हैं, इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये बना लीजिएगा आप। एक प्रारूपिक पुष्प की अर्धकाट का निम्नलिखित चित्र। तो पुष्प का संरचना आपको बनाना सिखाए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 चक्र होते हैं, वाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, उसको बना दीजिएगा। नेक्स्ट, डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल की संरचना को स्पष्ट कीजिए। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और ये श्रृंखलाएं आपस में दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड फैशन में मुड़ी होती हैं। इस प्रकार डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी इनके नाइट्रोजन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसको पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जो भी चीज़ें पढ़ना हो आप लोग पॉज कर लिया करिए वीडियो को, उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, ये डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना जिसके बारे में वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। इन्होंने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 1 और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मिलकर बना होता है। दोनों राइट हैंडेड फैशन में दक्षिणावर्ती घुमे होते हैं। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थायमिन, इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बताया था उन्होंने। और साथ ही एक साइंटिस्ट थे, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बताया था एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होती है। उसके बाद डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। एक पिच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया, अथवा में मंडल के स्वतंत्र परिवहन नियम को समझाइए। एक पौधा गोल बीज, देखिए स्वतंत्र परिवहन के नियम को समझाना है, और एक पौधा गोल बीज व पीला बीज पत्र और दूसरा झुर्रीदार और हरे बीज पत्र वाले पौधे के बीच संकरण कराना है। यानी कह रहे हैं द्विसंकर संकरण क्रॉस कराने के लिए। तो देखिए द्विसंकर संकरण क्रॉस में क्या होता है कि जब हम गोल बीज और पीले रंग के बीज के बीच क्रॉस कराते हैं, किसके बीच? झुर्रीदार बीज वाले पौधे और हरे रंग का उसका संरचना है। तो पीले के गोल के लिए हम राउंड लेंगे, यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं, पहले पीले के लिए लिखते हैं येलो, वाई वाई आर आर। यहाँ पर झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, हरे के लिए स्मॉल वाई यूज किए हैं। चाहे ये बनाइएगा जो हम सिखाएं वो बनाइएगा, बता दे रहे फिर से। देखिए क्या होता है, कैपिटल आर गोल गोल के लिए, पीले के लिए कैपिटल वाई, स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए, स्मॉल वाई हरे के लिए, ठीक है। इनके बीच क्रॉस कराइएगा, इनसे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन से? कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल वाई। इनके बीच क्रॉस होगा तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। इसके आगे संकरण आप लोग करा लीजिएगा, मैंने बताया है। स्वतंत्र परिवहन का नियम कहता है कि जब दो लक्षणों वाले पौधों के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो युग्मक बनते समय कोई भी लक्षण एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गोल और पीला का जीन कैपिटल वाई और स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर ना तो कैपिटल वाई को परेशान करते हैं, ना कैपिटल वाई इस कैपिटल आर को परेशान करते हैं। कोई भी लक्षण के जो जीन है एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको बताया गया है, पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? समय के साथ साथ किसी स्थान का परिवर्तित होना ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। जैसे कभी किसी स्थान पर चट्टान थे, नग्न चट्टान, कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, केवल चट्टानी एरिया है। वहाँ पर समय के बीतते वहाँ पर धीरे धीरे जंगल विकसित हो जाता है, इसी को कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। यानी समय के साथ किसी पारिस्थितिक समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर लाखों वर्ष तक समय लग सकता है। यह कार्य शुरू में उस समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ अग्रणी पौधों या जंतुओं से शुरू होता है, जो धीरे धीरे विविधता और जटिलता बढ़ती है, तब तक जारी रहती है जब तक कि चरम अवस्था पर ना पहुंच जाए। सबसे पहले यहाँ पर अग्रगामी समुदाय आता है।
अग्रगामी समुदाय का मतलब होता है जो सबसे पहले उस स्थान पर आते हैं जीव। जैसे नग्न चट्टान है तो नग्न चट्टानी वाले एरिया में सबसे पहले कौन आता है? लाइकेन आते हैं। लाइकेन यहाँ पर अग्रगामी समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन के बाद घास उगते हैं, घास के बाद झाड़ी वाले पौधे, फिर उसके बाद बड़े बड़े वृक्ष और अंततः वो जंगल में परिवर्तित हो जाता है। वो क्या कहलाता है? चरम अवस्था कहलाती है। ठीक, पढ़ लीजिएगा आप। अनुक्रमण की प्रक्रिया में सबसे पहले देखिए, इसका कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए एक तरीका बताया गया है कि अगर कोई आवास रहा होगा, सबसे पहले नग्नीकरण होता है, न्यूडेशन होता है। किसी कारणवश वहाँ पर कोई और जीव आ जाता है जिसकी वजह से, या कोई महामारी फैल जाती है तो वो समुदाय पूरा नष्ट हो जाता है, खाली स्थान हो जाता है, उसे नग्नीकरण कहते हैं। नवीन समुदाय के आगमन के लिए खाली स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को नग्नीकरण, न्यूडेशन कहते हैं। या दूसरा प्रोसेस होता है आक्रमण, किसी विदेशी जाति का आ जाना उस क्षेत्र में जो उस पूरे क्षेत्र को खाली करा दे। स्पर्धा होता है, कोई एक जीव है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है, जैसे डायनासोर अपने आसपास के सभी जीवों को इतनी तेज़ी से खाए कि सब नष्ट हो गए, तो वो कहलाता है कंपटीशन। किसी भी प्रतिक्रिया के कारण, यानी स्पर्धा में सफल जातियों द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने की भी प्रतिक्रिया होती है। पर्यावरण में निरंतर जल, मृदा, ताप आदि कारकों में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उस वातावरण में इन जातियों की संख्या में तेजी से कमी आती है। नए सिरे से नए समुदाय के सदस्यों का आक्रमण शुरू हो जाता है। इस प्रकार क्रमकी समुदाय विकसित होते हैं। नए समुदाय प्रारंभ में छोटे आकार के होते हैं, धीरे धीरे ये वातावरण में काफ़ी विकसित हो जाते हैं। और उसके बाद चरम अवस्था में जो भी जीव, ज़्यादातर जंगल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में हम जब उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता की संख्या के संदर्भ में, या उसके जैवभार के संबंध में, या उसमें संचित ऊर्जा के संबंध में हम चित्रीय रूप से आलेखित हम चित्र जो बनाते, प्रदर्शित करते हैं, उसे हम पिरामिड कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। तीन तरीके से बन सकता है, या तो उनकी संख्या के रूप में जिसे हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं, या उनमें संचित भार के रूप में जिसे हम जैव भार का पिरामिड कहते हैं, या उनमें संचित ऊर्जा के रूप में जिसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तीन प्रकार के पिरामिड का निर्माण होता है। तो किसी पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या, जैव भार, संचित ऊर्जा का चित्रीय निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। इसकी संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने की थी। तीन प्रकार के पिरामिड बनते हैं। संख्या का पिरामिड, देखिए संख्या का पिरामिड क्या होता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की संख्या को निर्धारित करता है। सबसे नीचे हमेशा उत्पादक होते हैं। किसी भी पारिस्थितिक पिरामिड में आधार पर क्या होते हैं? उत्पादक ही होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो जंगल में अगर हम देखें तो जंगल में पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आधार जो सबसे चौड़ा होता है इन्हीं को दिया जाता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या होती है, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक उपभोक्ता की संख्या होती है। यहाँ पर संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो जब संख्या प्रदर्शित करती है तो ऐसे पिरामिड को संख्या का पिरामिड कहते हैं। जब किसी पारितंत्र में इन्हीं जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और शाकाहारी जीवों के उनके भार को प्रदर्शित करता है, जैसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के रूप में 809 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पौधे हैं, 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पे शाकाहारी जंतु हैं। तो इस प्रकार से जब हम भार व्यक्त करते हैं तो ऐसे पिरामिड को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। और जब हम किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा, संचित ऊर्जा का हम जब प्रदर्शित करते हैं तो उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। सूर्य की ऊर्जा को पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इस प्रकार के पिरामिड को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन आपके 2019 में पूछे गए थे। आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग, आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग तैयार नहीं हैं। आप लोग इन चीज़ों को अगर पढ़ लिए हैं तो ये मान के चलिए आपका पेपर अच्छे से अच्छा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। 2019 तक का आपका जितना भी 2019, 20, 21 में पेपर हुआ नहीं था, 2022 और जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर था उसको भी सॉल्व करा दिया गया। मध्य प्रदेश सभी छात्रों की पूरी तरीके से जीव विज्ञान की परीक्षा की तैयारी हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कल आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाएगा। आप लोग जैसा भी एग्ज़ाम जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम, अच्छा, बहुत अच्छा या एवरेज, जो भी है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कल के जीव विज्ञान की परीक्षा के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से सोइए, भरपूर नींद लीजिए, कल फ्रेश माइंड में आप एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।